नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे और आज बाबा की वापसी फिर से हो गई है। सुमित सर तो हैं ही, विचित्र सर भी हमारे साथ में हैं। थोड़ी तबीयत नासाज है लेकिन चर्चा में पूरी तरह से गर्मजोशी के साथ शामिल रहेंगे। तो आज का हमारा मुद्दा यह है कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जो बिहार में जिस तरह से उनको पहले झटका लगा कि जेडीयू अलायंस छोड़ करके चली गई, अब महाराष्ट्र से बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही, जबकि जो 2-3 राज्य जहां माना जा रहा था ये गठबंधन बहुत अच्छा कर सकता है, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। पश्चिम बंगाल में पहले ही ममता दीदी ने अपने 42 पे 42 उम्मीदवार उतार दिए, बिहार में जेडीयू ने झटका दिया। अब जो खबर है वो महाराष्ट्र से है कि शिवसेना ने वहां 17 उम्मीदवार उनका ऐलान कर दिया बिना आपसी सहमति बने। और दूसरा, प्रकाश अंबेडकर ने अपनी पार्टी जो उनकी वंचित अघाड़ी जो है, बहुजन वंचित अघाड़ी जो पार्टी है, उन्होंने कहा कि उनका समझौता नहीं हो पाया, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि यूपी में सपा टिकटों को लेकर के जो प्रॉब्लम आ रही है, मुरादाबाद और रामपुर की सीटों पर एक जो घोषित उम्मीदवार थे बाद में उन्होंने दूसरे को दिया। और कुछ खबरें पंजाब से भी हैं कि आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो बाबा, ये भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि पंजाब में ऐसा क्या हो गया है कि कांग्रेस या बीजेपी, आपके सांसद जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे इंडिया अलायंस कैसे एनडीए का मुकाबला करेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। बाबा, पहला सवाल आपसे ही है, ओपनिंग कमेंट, क्योंकि आप थोड़ा जल्दी जाएंगे। पंजाब में एक और आदमी ने कल ज्वाइन कर लिया था, बिट्टू ने ज्वाइन कर लिया। वो बेअंत सिंह के पोते थे, लुधियाना से लोकसभा के सांसद थे, 3 बार से जीते थे। और उनको जब राहुल गांधी का जो टैलेंट खोजो अभियान के तहत उनको चूज किया गया था, और उसके बाद ज्यादा रामलीला में एक रैली हुई थी तो उसमें उनको भी मंच पे बुलवाया गया था। तो ये सब जो चीज जरूर हो रहा है। जहां आपने इंडिया अलायंस की बात की, इंडिया अलायंस की यहाँ दिक्कत है अभी महाराष्ट्र में, क्योंकि यूपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, 48 सीटें हैं। तो निश्चित रूप से सभी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने हिस्से की सीट जो है वो पकड़ के बैठी हैं। वहां दिक्कत यह है कि पहली बार 3 ऐसी पार्टियां साथ लड़ रही हैं जिनका आइडियोलॉजिकल जो है एक मिसट्रस्ट शुरू से रहा है। यदि हम शिवसेना की बात करें, उद्धव ठाकरे, हालांकि उन्होंने मिलकर एक सरकार जरूर चलाई थी लेकिन उसके बाद वो सरकार चली गई, तो अपनी अपनी सीटें पकड़ के बैठे हैं। इसमें शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने अपनी सीटें अनाउंस कर दी हैं, जिसको लेकर के हार्ट बर्न है यहाँ पर। संजय निरुपम जो है वो ज्यादा मुखर हैं, लेकिन संजय निरुपम को मालूम था कि वो सीट उनको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि शिवसेना की वो सीटिंग सीट थी, समझ गए आप। वो बहुत दिन पहले से उन्होंने भूमिका बनानी शुरू की थी कि शायद कहीं बच जाए, और मुझे लगता नहीं है कि उनकी सीट बचनी थी। हाँ, एक आध सीट पे उन्होंने और कैंडिडेटों की घोषणा कर दी है, लेकिन जिससे कि बताया जा रहा शरद पवार भी नाराज है, लेकिन शरद पवार ही इस गठबंधन को चला रहे हैं। यदि वो बात करेंगे उद्धव ठाकरे से या फिर नाना पटोले से तो ये बात संभाली जा सकती है। लेकिन ये बात तो तय है कि वहां पर गठबंधन में दिक्कत है। ये गठबंधन में दिक्कत केवल अघाड़ी में ही नहीं है, एनडीए भी अभी तक सीट फाइनल नहीं कर पा रहा है। ये भी आपको ध्यान में देने वाली बात है, क्योंकि अजीत पवार जो है वो कम से कम 6-7 सीट चाहते हैं, उनको 4 सीट अलॉट की गई है। वहां गठबंधन होगा या नहीं होगा। राज ठाकरे को शिंदे सेना में ज्वाइन करा करके एक ठाकरे को शिवसेना का प्रमुख बनाने का क्या कोई प्लान बी है बीजेपी के पास, ये भी साफ नहीं है। क्योंकि उद्धव ठाकरे, जैसा कि उस दिन सुमित ने कहा था, एक ठाकरे सरनेम चाहिए शिवसेना का हेड के रूप में, लोगों को शायद उसकी आदत है, चाहे बैक ऑफ द माइंड है, तो क्या बीजेपी वही करना चाहती है, तो वहां भी उनको दिक्कत है। रही बिहार की बात, बिहार की में बीजेपी ने गठबंधन तैयार कर लिया, भले ही कम सीटों पे लड़ रही है। जहां तक महागठबंधन की बात है, उसमें मैं आपको बता देता हूं कि 26 सीट पर आरजेडी लड़ेगी, 9 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, 5 सीट पर लेफ्ट लड़ेगा, जिसमें से इस 5 में से 3 सीट पर जो है वो आपको माले लड़ेगा। तो ये गठबंधन है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन सी सीटें लड़ी जाएंगी इसको लेकर के अभी दिक्कत है। जैसे कि पप्पू यादव अभी 4 दिन पहले आए, कांग्रेस में पूर्णिया की सीट चाहते हैं, लेकिन आरजेडी ने बीमा भारती को वो सीट जो है वो अलॉट कर दी है, सिंबल दे दिया है। तो अब उनके पास ये है कि वो सुपौल या मधेपुरा से लड़े। तो ये सीट कौन कौन सी लड़ेगी इसको लेकर के निगोशिएशन चल रहा है। और लालू यादव टफ निगोशिएटर है। अब उनके सामने जो निगोशिएट कर रहा है वो उनके ही पार्टी का पुराना सांसद है, जिसको कि यूनाइटेड फ्रंट सरकार में वो बहुत पहले राज्य मंत्री उन्होंने बनाया था।
तो वो अखिलेश क्या लालू यादव के सामने कैसे निगोशिएट कर सकते हैं, आप बताइए। ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। मैं बिहार में मजाक में बोलूं तो लालू यादव तुमको शायद कुर्सी भी ना दे बैठने के लिए कि अखिलेश आवा बैठा, वो तो बोलेंगे कि ऐसे ऐसे बात करो तुम। तो वहां पर एक दिक्कत है। अखिलेश प्रसाद सिंह पे ये भी आरोप लगा है कि उन्होंने विधान परिषद की सीटें कांग्रेस के लिए बार्गेन नहीं किए, उसके बदले में अपनी राज्यसभा की दोबारा जो है वो राज्यसभा में आ गए हैं इस बार चुन करके। तो ये सारी चीजें दिक्कत है वहां पर। बट 9 सीट पिछली बार भी कांग्रेस लड़ी थी, 9 सीट इस बार भी लड़ेगी। एक सांसद उनका जीता था, पिछले बार आरजेडी का एक भी सांसद नहीं जीता था। इस बार देखते हैं क्या है, और अब देखना होगा कि कौन कौन सी सीटें जो है कांग्रेस लड़ रही हैं, कौन कौन सी सीटें जो लालू यादव कांग्रेस को देते हैं। तो ये दिक्कत है गठबंधन में, क्योंकि अपोजिशन की पार्टियां ऐसे ही चलती हैं। कोई वहां पर उस तरह का अनुशासन या डिक्टेट जो बीजेपी का नहीं होता है, जैसे बीजेपी ने पंजाब में नहीं किया, बीजेपी ने उड़ीसा में नहीं किया। लेकिन यहां पर दिक्कत उक्कत करने के बाद देखते हैं क्या स्वरूप लेता है। बाबा ने सीट वाइज, स्टेट वाइज बता दिया। अब मेरी शिकायत दूसरी है, शिकायत कहना चाहिए, मेरा ऑब्जर्वेशन दूसरा है। वो एक साल में चले 2.5 कोर्स वाली स्थिति है इंडिया ब्लॉक की। जून 2023 में पहली बार मिलते हैं, मार्च आज हम बात कर रहे हैं 2024 में चुनावी तारीखों की घोषणा हो चुकी है, कैंपेन शुरू हो चुका है, पहले फेज का चुनाव 20 दिन दूर है और अब तक जूता पैजार चल रही है सीटों को लेकर। दूसरी मीटिंग के बाद से लगा इंडिया ब्लॉक की जो दूसरी मीटिंग हुई जिसमें नाम फाइनल हुआ, तब से लेकर नीतीश कुमार कहते रहे कि सीटें तय कर लो, सीटें तय कर लो, सीटें तय कर लो, नहीं तय की। और आज स्थिति क्या है, एक सीट को लेकर ऐसी मारामारी चल रही है। और भाई ये इसलिए जो बाबा ने बात की उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। महाराष्ट्र में तो ये तीनों साथी 1.5 साल तक सरकार चला चुके हैं। ये तो ये तो कोई अननोन गठबंधन था नहीं। अब 1.5 साल तक एक मुख्यमंत्री था उद्धव, 2.5 साल चला चुके हैं। उद्धव ठाकरे सीएम थे, उसमें शरद पवार की पार्टी भी थी, उसमें कांग्रेस पार्टी भी थी, सब मंत्री थे। और उसके बाद भी आपस में केमिस्ट्री नहीं है। उसके बाद भी स्थिति ये हो जाती है कि चुनाव के एन पहले कांग्रेस के 2 बड़े नेता, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री है अशोक चौहान, वो पार्टी छोड़ देता है, मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़ देते हैं, बाबा सिद्दीकी पार्टी छोड़ देते हैं। मतलब ये स्थिति हो रही है कि कांग्रेस की लीडरशिप कर क्या रही है। कांग्रेस की लीडरशिप ने इस फ्रैक्शन को, जो यहां बैठकर दिल्ली में हम जैसे लोगों को दिख रहा है, उनको क्यों नहीं फीडबैक मिल रहा था कि ग्राउंड पे दिक्कतें हैं। और अगर ये अलायंस, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा कि संजय निरुपम की सीट, मुंबई नॉर्थ वेस्ट की जो सीट है, संजय उससे पिछली बार चुनाव हार गए थे, संजय उसके पहले वहां से सांसद थे, संजय को लगता है कि उस जगह पर उन्होंने काम किया तो वहीं से दोबारा चुन के आएंगे। ऐसे ही मिलिंद देवड़ा को मुंबई साउथ की सीट अपनी लगती थी कि भाई मैं चुनाव हार गया, लेकिन मुंबई साउथ उसको समझ में आ गया कि भाई ये मुंबई साउथ मुझे नहीं मिलेगी, तो वो उसने इत्मीनान से पाला बदला, राज्यसभा के माध्यम से वो यहां से वहां होता हुआ दूसरी जगह से संसद में पहुंच गया। यही काम संजय निरुपम भी कर सकते थे। संजय निरुपम को आखिर तक लगता रहा, इनफैक्ट आखिरी जो ट्वीट किया, मैं आज के बयान की बात छोड़ दीजिए, जो 4-5 दिन पहले उनका ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने पहली बार अपने बागी तेवर दिखाए थे, तब तक उनको लग रहा था कि पार्टी शायद उनसे बात करेगी, उनकी उस चीजों को समझेगी और फ्रेंडली फाइट के लिए एटलीस्ट वो अपने खर्चे पर फ्रेंडली फाइट के लिए भी तैयार मान जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। खैर, कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है, नीतीश कुमार इन 11 महीने में जिन्होंने गठबंधन बनाया आपके साथ नहीं है, ममता बनर्जी जो बड़ा चेहरे थे आपके साथ नहीं है, एमवीए ऑलमोस्ट टूट के कगार पे है। अगर ये 4 दिन में चीजें नहीं सॉल्व हुई मार्च के महीने के आखिर आते आते, तो कोई बड़ी बात नहीं कि महाराष्ट्र में अलग अलग चुनाव लड़े। बिहार में 2-3 सीटों पर फ्रेंडली फाइट अभी भी हो सकती है। 26-9-5 का फॉर्मूला भले ही निकल गया हो, लेकिन 2-3 पूर्णिया की सीट ऐसी फंसी हुई है कि वहां पर फ्रेंडली फाइट की नौबत है। मतलब 1-2 अगर फ्रेंडली फाइट हो रही है, इसका मतलब आप चुनाव लड़ रहे हो, और जब आप चुनाव लड़ते हो इसका मतलब आप अपने अपोजिशन जो है उसको आप बेनिफिट दे रहे हो। तो ये कैसा गठबंधन है भाई? आपने इतने दोनों में क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ समय जाया किया। इतना बेहतरीन मौका था आपके पास, इतने बड़े बड़े छत्रप आप लोग थे, आप सब एक मंच पर बैठ गए थे, आप एक मंच पे आ चुके थे, 5-6 राउंड की आपने बैठकें कर ली। अभी मुंबई में इतनी बड़ी सफल रैली की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जिसमें अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही थी, फिर स्थिति क्या है? उसी मुंबई में जूता पैजार चल रहा है, उसी मुंबई में मारपीट चल रही है। मुंबई जैसी इलाके में शिवसेना ने 17 जो सीटें अनाउंस की आज की तारीख में उद्धव ठाकरे ने, उनमें से 5 मुंबई शहर की हैं। मुंबई में 6 तो सीटें हैं, 5 शिवसेना ने अपने खड़े कर दिए। सब बड़े बड़े नाम, संजय दीना पाटिल, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, ऐसे नाम अनाउंस कर दिए जो सिटिंग एमपीज हैं। अब आप लड़ लो, अब कर लो अब आप बात।
तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि कहीं किसी को नहीं पता कि हो क्या रहा है। और जो ये वैक्यूम है लीडरशिप का टॉप लेवल पे कांग्रेस पार्टी में, ये उसकी दिक्कत है। ये अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि महाराष्ट्र के प्रभारी रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कई वक्त तक प्रभारी रहे, जब तक वो अध्यक्ष नहीं बने कांग्रेस पार्टी के, महाराष्ट्र के प्रभारी थे वो, और वो मराठी बोलना जानते, इसीलिए उनको प्रभारी बनाया गया। शरद पवार के साथ उनकी एज की इक्वालिटी है, तो वो सर करके बात नहीं करते हैं, वो शरद करके बात करते होंगे, वो नाम लेके बात करते होंगे। वरना राहुल गांधी बात करेंगे या नाना पटोले बात करेंगे तो सर करके बात करेंगे, कुर्सी छोड़ के उठना पड़ता होगा। तो ये इस स्थिति में आकर आपने पाया क्या? कुछ नहीं। आज की स्थिति में बीजेपी अगर 303 से 370 का सपना देख रही है, तो इसी तरह के ये जो आपस में कॉम्बिनेशन बनाकर भी नहीं बना पाए, चीजों को उलझा दिया, इसने बीजेपी को और उसके जो सपने हैं वो और मजबूत करने का मौका दे दिया है। एक छोटा सा सवाल उसमें ऐड कर दूं। जैसे कि सुमित सर ने वो शरद पवार साहब का जिक्र किया, तो महाराष्ट्र की राजनीति के स्टालवर्ट हैं वो, और उनके बारे में कहा जाता है कि जितने जो जीवित पुराने राजनेता हैं उनमें वो सबसे बड़े वो स्ट्रेटजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं। तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? पवार साहब की रणनीति क्यों नहीं काम कर रही? पहले तो उनकी पार्टी में तोड़फोड़ हो गया, उसके बाद ये सीट शेयरिंग समझौता, पवार साहब जैसा मजा हुआ खिलाड़ी अगर है वहां पे, और जैसा सुमित सर बोले कि वहां प्रभारी थे खड़गे साहब अभी तक, तो कहाँ बात वो हो रही है, फंस रही है? शरद पवार की पार्टी ही पूरी तरह जब उनके पास नहीं है, तो जब आप अपना घर मजबूत नहीं रख पाते हैं या उसको सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, तो आप दूसरों के साथ मोर्चा लेना आपके लिए मुश्किल होता है। वो उनके घर में वो स्थिति है ना कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। तो उनके भतीजे ने ही उनकी पार्टी या उनकी राजनीतिक जमा पूंजी लेकर के चला गया। वो चला गया और अभी तक एक स्पष्ट नहीं है कि उसके बाद से, जब से पार्टी टूटी है, कि शरद पवार कर क्या रहे हैं। बस शरद पवार चुप हैं, तो उनकी चुप्पी को लोग मुट्ठी बंद है तो लाख की मानकर चलते हैं कि ये जो महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य माना जाता है, ये कोई ना कोई खेल करेगा। कई बार जब खेल नहीं होता है तो भी चुप्पी साध करके आदमी अपने लिए एक मोमेंटम, एक माहौल बनाता है। हो सकता है शरद पवार वो मोमेंटम बना रहे हों। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि रोज अखबारों में एक खबर आती है कि अपनी बेटी के लिए वो बारामती में चुनाव जीतने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि अजीत पवार अपनी पत्नी को वहां न लड़ाए। और अगर क्योंकि अजीत पवार की पत्नी लड़ जाती है, जमीन पर कार्यकर्ता अजीत पवार के साथ हैं, उसमें अगर उनकी बेटी हार जाती हैं, तो जिस बेटी को वो राजनीति में अपने उत्तराधिकारी के रूप में बढ़ा रहे थे, उनका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राजनीतिक एक तरह से कहें तो मतलब एक खात्मा जैसी स्थिति तो नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। इसीलिए शरद पवार की ये स्थिति कमजोर है, और इसी कमजोर स्थिति की का कारण है कि उद्धव ठाकरे जैसा आदमी, जो शरद पवार के इशारे के बगैर 2.5 साल तक सरकार नहीं चला पाए, सारे फैसले कहा जाता है कि शरद पवार ही लेते थे, वो भी अपनी मर्जी से 23 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया, 17 की घोषणा भी कर दी। लेकिन ये दोनों छोटे दल हैं। हमें ये लोकसभा का चुनाव है, और जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो आज लोगों के से पूछिए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो सबके जेहन में पहला नाम नरेंद्र मोदी का आता है, क्योंकि बीजेपी में कोई अगर मगर नहीं है। विपक्ष की तरफ से कौन, तो होता है कि भाई जिसको कांग्रेस चाहे, राहुल गांधी हो सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं, कोई भी, लेकिन कांग्रेस का ही नाम। बाकी छोटे दलों का नाम उस तरह से नहीं आता है। एक अंडर करंट, ये जरूर एक सोच का अंडर करंट होता है कि अगर थर्ड फ्रंट जैसी स्थिति बनी तो हो सकता है कि कोई ममता या नीतीश कुमार इधर आ जाए, या शरद पवार या कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए 6-8 महीने के लिए, देवेगौड़ा गुजराल की तरह। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस क्या कर रही है, और ये इसी पर सारा विमर्श टिका हुआ है। पूरा इंडिया ब्लॉक अगर आज लड़खड़ा रहा है, तो इसमें कांग्रेस अपनी भूमिका या अपनी निष्क्रिय भूमिका से मुंह नहीं मोड़ सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, पिछली बार प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से बहुत नुकसान हुआ था। 5 साल में याददाश्त इतनी कमजोर है कि आप भूल गए, या अगर आप नहीं भूले हैं तो ऐसा क्यों है कि जिस उद्धव ठाकरे की हैसियत
एकनाथ शिंदे दिखा चुके हैं, उस उद्धव ठाकरे को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जबकि उस उद्धव ठाकरे के साथ जाने के लिए आपने अपनी वैचारिक जमा पूंजी गंवा दी थी। शिवसेना के साथ आपका कोई वैचारिक तालमेल नहीं था और इसीलिए आपका शिवसेना के साथ चुनाव लड़ना उस समय सरकार बनाना वो आपका अपने वैचारिकता के साथ एक किस्म का धोखा था। बावजूद इसके कई बार दुश्मन को रोकने के लिए आप तीसरे माने क्या होता है ना कि वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त जैसे भाव में आपने मिला लिया। लेकिन आज आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कांग्रेस के जो बड़े नेता गए, अभी सुमित जी भी बोल रहे थे, बाबा भी बोल रहे थे कि चाहे वो अशोक चव्हाण चले गए या मिलिंद देवड़ा चले गए या अभी जो संजय निरुपम जिस तरह से बागी तेवर में है, इन लोगों की सबसे बड़ी शिकायत क्या है कि नेतृत्व हमसे बात ही नहीं करता है। तो नेतृत्व अगर जो लोग उसके 4 बार 5 बार के सांसद हैं, नेता हैं, जो पार्टी में हैं, उन्हीं से आपको बात तो करनी होगी ना। या तो आपकी इतनी स्थिति हो मजबूत कि आप जिसको लड़ाएं वो जीत जाए। अब एक दूसरी स्थिति बिहार में है। बिहार में लालू यादव ने जरूर कांग्रेस को ठीक से हैसियत दिखाई है। ठीक से हैसियत का मतलब कि कांग्रेस को यह समझा दिया कि भैया हम तुम्हारे हिसाब से अगर चलेंगे तो 2020 विधानसभा की तरह हमारी स्थिति हो जाएगी। कांग्रेस वहां औरंगाबाद सीट मांग रही थी। औरंगाबाद इसलिए मांग रही थी कि औरंगाबाद से सत्येंद्र नारायण सिंह का परिवार लड़ता था, कांग्रेस के टिकट पर लड़ते थे। वो कई बार निखिल कुमार उनके बेटे सांसद भी रहे हैं, लेकिन वहां पर इन्होंने एक कुशवाहा को टिकट दे दिया है लालू ने। लालू यादव ने वो फैसला जो किया, ये कहा जा रहा है कि लालू ने वो फैसला सही तरीके से किया, क्योंकि लालू यादव अगड़ा बनाम पिछड़ा अगर नहीं करेंगे तो उनके लिए जीतने की संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि राजपूतों का वोट वहां पर कोई दूसरा राजपूत भी कांग्रेस भी लड़ जाए तो जमानत जब्त होने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो वहां पर अगर अभी तक जो दिख रहा है कि लालू की चलेगी, कांग्रेस की चल नहीं रही है। जैसा कि बाबा ने कहा अखिलेश प्रसाद सिंह का कि वो लालू के सामने क्या करेंगे, तो जब बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि अखिलेश प्रसाद क्यों, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं बात कर रहे थे। तो यही सबसे ज्यादा दिक्कत है। बाबा को थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए उससे एक छोटा सा विनती। बाबा, आपने तो शरद पवार को बहुत कवर किया है और बहुत करीब से उनकी राजनीति को देखा है, तो क्या महाराष्ट्र में जो हो रहा है शरद पवार, खड़गे साहब या उद्धव ठाकरे साथ में बैठ के सुलझा नहीं सकते हैं? क्योंकि आपने देखा शिवसेना ने अपने पास रिकॉर्ड, जबकि वो 2 पार्ट में हो गई, लेकिन वो उसको लगता है कि वही ओरिजिनल शिवसेना है। शिंदे एकनाथ के बजाय उनकी शिवसेना असली है और वो अपने पुराने जो प्रदर्शन के आधार पर, जैसे 17 सीटें उसमें 13 उन्होंने जीती थी, 2 पे वो नजदीकी अंतर से हार गए थे, तो उनको उस आधार पर ही अपने वो उनका है कि वो सीटें उनको चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि जब सबकी आपकी अपनी अपनी जमीन जब मजबूत ना हो ना, तो ये स्थिति होती है। अब आप देखिए, पिछले बार तो एक भी सांसद कांग्रेस का नहीं जीता था। उसके पहले अशोक चव्हाण जीते थे एक बार, है कांग्रेस का, एक नांदेड़ से। शरद पवार के था बेचारा, उनकी बाद में स्टार्टअप की वो गुजर गए। पवार साहब ने जरूर 5 सीट जो है किसी तरह मैनेज कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पे जो विचित्र जी कह रहे थे कि अब अपनी मतलब बारामती पर आपको दिक्कत आ रही है। मतलब आप सोचिए, कोई सोच सकता है कि सुप्रिया सुले को कोई चैलेंज कर सकता है बारामती में, लेकिन जिस अजीत पवार ने वो जमीन बनाई है, लोगों का कहना है कि बहुत संगठन पे मजबूत पकड़ है, वो सुप्रिया सुले के लिए दिक्कत हो सकता है। मैं बहुत सालों से उन सबको फॉलो करता रहा हूं, लेकिन यदि थोड़ा भी, यदि 2% भी हो, महाराष्ट्र के बाहर का लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि भाई शरद पवार की बेटी हार जाएगी चुनाव। आज तक जीवन भर में शरद पवार केवल एक चुनाव हारे, वो चुनाव भी मैंने कवर किया है, वो BCCI का चुनाव था, पॉलिटिकल वो चुनाव। आप सोचिए कि मैं इतना उस आदमी के पीछे भागा हूं अपने करियर में कि मैं कलकत्ता तक पहुंच गया था, भले ही वो BCCI का चुनाव था, जगमोहन डालमिया ने हरा दिया था, वही एक चुनाव हारे। लेकिन जो वो शरद पवार को अपनी बेटी के जमीन बचाने के लिए, क्योंकि पार्टी ही चली गई ना बॉस, पार्टी चली गई, रिसोर्सेज चले गए, सबका आपका जो है वो जितनी जमा पूंजी थी वो लेके चला गया। तो अब ऐसे में क्या करोगे? आपको मालूम नहीं, आप क्लेम कर सकते हो लेकिन आपको मालूम नहीं कि आपकी जमीन कितनी बची है। और तीनों पार्टियों के साथ यही है, जिसमें कि शिवसेना जैसे है कि कभी नहीं एनसीपी को देगी मुंबई के अंदर सीट। उनको मालूम है कि एनसीपी की जमीन नहीं है मुंबई, रूरल महाराष्ट्र है, आप सतारा ले लीजिए, सांगली ले लीजिए, ऐसे करके वो देंगे।
पुणे की बात आप कर सकते हैं कि पुणे में और वहां जाइएगा तो हाँ, जो शरद पवार का इलाका है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जो गठबंधन बचेगा कि जाएगा, इन सभी नेताओं को बैठ के सोचना चाहिए कि इकट्ठे नहीं लड़ेंगे तो इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि शरद पवार और कांग्रेस को कुछ खोने के लिए तो उद्धव ठाकरे को ही है, क्योंकि उन्हीं की सबसे ज्यादा सीट जीत के आए थे। पवार साहब की यदि सुप्रिया सुले जीत जाए तो भी उनका चल जाएगा, क्योंकि अब दोबारा से उन सबको अच्छा एक्चुअली ये लड़ाई है ना, वो बैक ऑफ द माइंड जो है ना, अक्टूबर नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होगा वो भी चल रहा है, और उसको लेकर के भी ये एक पोस्चरिंग अभी से चल रही है कि अभी यदि मैंने पांव खींच लिया तो फिर तो एक दूसरे को दबाई देगा वहां पर, फिर मुझे उठने नहीं देगा विधानसभा में। और इस बार विधानसभा में ये तय होगा कि कौन सबसे बड़ी पार्टी है, उसके लिए आपको ज्यादा सीटें लड़नी पड़ेगी। आज के दिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, आपको मालूम है। जब पहले बार चुनाव हुआ था तो कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी, शरद पवार दूसरे नंबर की पार्टी पे थे, एनसीपी। आज उलट गया है, तो उसकी भी एक लड़ाई है जो कि यहाँ पे इस लोकसभा चुनाव में लड़ी जा रही है। इसलिए कोई एक दूसरे को 1 इंच जमीन कंसीड नहीं कर रहा है। मुझे तो कई बार लगता है बाबा की बात सुनने के बाद कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को इस बात का शायद एहसास हो गया है कि 273 तो नहीं आ रही। ऐसा ना हो कि 273 पाने के चक्कर में हम अपनी मूल जमीन खो दें। तो जो आने वाले वक्त के जो चुनाव हैं, चाहे वो बिहार के लिए आरजेडी का चुनाव हो, महाराष्ट्र के लिए शिवसेना और एनसीपी का चुनाव हो, ममता के लिए बंगाल का चुनाव हो, ये कहीं हम कांग्रेस को कंसीड ना कर दें, कांग्रेस हमारी जगह पे ना घुस जाए, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस से छीन के तो जमीन बनाई है। ये सब पार्टियां निकली तो कांग्रेस के वोट बैंक से ही हैं। तो कहीं कांग्रेस ऐसा ना हो कि घुस जाए हमारे अंदर। तो कांग्रेस अगर दिल्ली जीती तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा ना हो कि दिल्ली में इसके पीछे खड़े रहें तो हम अपना भी स्थानीय वोट खो दें। तो इस चक्कर में अपनी अपनी जमीन बचाओ। आने वाले 6 महीने 1 साल बाद के चुनाव की चिंता करो, बाकी कांग्रेस का जो होगा वो होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम लोगों ने, बाबा ने इस पर कई बार कहा अपने कैफे में कि जब वक्त था सीट पे बात करने का तब आप यात्रा निकाल रहे थे। अब जब प्रचार का वक्त है आप 3 दिन से 4 दिन से स्क्रीन से गायब हैं। राहुल गांधी कहां है, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। किस बातचीत में बैठ रहे हैं, किस नेगोशिएशन में बैठ रहे हैं, नोबडी नोज। ना कांग्रेस के स्पिन मैनेजर्स को पता है, ना कांग्रेस की कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कुछ बता रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस बातचीत में उनकी क्या भूमिका है। फॉर एग्जाम्पल 26/9/5 का जो फॉर्मूला निकला उसमें कांग्रेस पार्टी की क्या मुकुल वासनिक ने तय कर दिया? क्या मुकुल वासनिक और जो सलमान खुर्शीद की टीम थी, क्या उसमें राहुल गांधी की भूमिका थी या नहीं थी? मल्लिकार्जुन खड़गे ने तय किया। अब जो महाराष्ट्र में दिक्कत आई है, जिस तरीके से शिवसेना ने अनाउंसमेंट कर दिया, कांग्रेस पार्टी के कौन सा नेता बात कर रहा है उद्धव ठाकरे से? क्या नाना पटोले की हिम्मत है बात करने की? क्या पृथ्वीराज चौहान बात कर रहे होंगे? मैं ये कह रहा हूं कि अब जब ये वक्त है, अपनी लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने का, तो आप गायब हैं। आपको प्रचार में होना चाहिए, आपको फ्रंट फुट पे दिखना चाहिए। 20 दिन के बाद पहला चरण का वोट पड़ने वाला है 19 अप्रैल को। आज हम 27 मार्च को बात कर रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है पार्टी के अंदर, भगवान जाने। तो विचित्र सर, आपसे ये पूछना था, आपने बहुत सारे लोकसभा चुनाव देखे हैं, ये इतना ठंडा चुनाव कभी आपने महसूस किया कि एक मोमेंटम ऐसा बन गया है? अब आप ये भी बताइए कि ये बना है या बनाया हुआ है? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी जिस तरह से अपने प्रचार तंत्र को एग्रेसिवली यूज करती है, उससे कई बार जमीन की चीजें दिखती भी नहीं है। आप जमीन पे भी जाते हैं, बिहार भी आप गए थे और वो भी है, तो आप अपने अनुभव से बताइए कि क्या चुनाव वन साइडेड है इसलिए विपक्ष में ये तमाम चीजें सिर्फ टवल दिख रही है, या जमीन पे कुछ और है और 2004 की तरह लोग देख नहीं पा रहे हैं? देखिए, 1996 से लेकर अब तक के सारे चुनाव को तो हम लोग करीब से देख रहे हैं कि कैसे चुनाव होते हैं। उससे पहले के चुनावों को याद तो स्मृतियों में 84, 89 और 91 भी है, लेकिन वो एक बाल स्मृति है, तो वो कोई खास नहीं है। लेकिन तब के नेताओं से, तब के बड़े पत्रकारों से और किताबों से हमने जो कुछ समझा है, उसमें आपका सवाल जो है कि क्या ये चुनाव सबसे ठंडा है, तो एक वाक्य में जवाब है कि ये चुनाव सबसे ठंडा है। जबकि ऐसा नहीं है कि विपक्ष आज सबसे कमजोर है, मैंने संख्या के बल से। कांग्रेस के पास आज भी 52 विधायक हैं, सांसद हैं। लोकसभा में कांग्रेस, विपक्ष जब कांग्रेस की तूती बोलती थी जवाहरलाल नेहरू के समय या इंदिरा गांधी के समय या राजीव गांधी के समय, तब विपक्ष के बहुत कम सांसद होते थे। 10+2+3 जैसा था। वाजपेयी ने कहा था कि विपक्ष तो 10+2+3 की पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि जनता पार्टी को 10 सीटें मिली थी, चरण सिंह की पार्टी को 3 और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। लेकिन
उनके नेताओं का ताप बहुत था। कांग्रेस आज वो ताप कांग्रेस के नेता में वो ताप नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? कि वो गठबंधन करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने, सुलह समझौते का रास्ता निकालने, इसके लिए आगे नहीं आते। वो जैसे 2004 का चुनाव, उस समय भी वाजपेयी का ऑरा बहुत बड़ा बनाया गया था, इंडिया शाइनिंग, फील गुड। ये लगता था कि वाजपेयी नहीं हारेंगे, वो दूसरा इंदिरा गांधी या नेहरू होते जा रहे हैं, ये माहौल था। कांग्रेस में उसमें सोनिया गांधी थी, विदेशी मूल का सवाल था, राम बनाम रोम जैसी बातें होती थी। लेकिन सोनिया गांधी ने खुद रणनीति बनाई। सोनिया गांधी अपने घर से चलकर, आपको याद होगा 2004 में बगल में रहते थे रामविलास, पैदल उनके घर गई। सोनिया गांधी जानती थी कि डीएमके जो राजीव गांधी की हत्या को लेकर कांग्रेस से बहुत वाले इशू को लेकर कांग्रेस से नाराज थी, और डीएमके के सवाल पर ही कांग्रेस ने गुजराल की सरकार को गिराया था। उसको मनाना आसान नहीं है। वो बीपी सिंह को सोनिया गांधी ने जोड़ लिया, जबकि उस समय तक बीपी सिंह से राहुल तो नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी बहुत चिढ़ती थी कि ये गद्दार है, इस टाइप का। लेकिन सोनिया गांधी ये जानती थी कि राजनीति में न कोई दोस्त होता है, न दुश्मन होता है, सब समय के सारथी होते हैं। तो ये चीज आज का नेतृत्व नहीं करता, यही दिक्कत है। उस समय सोनिया गांधी ने सबके साथ, बिहार में लालू के साथ, रामविलास के साथ गठबंधन किया। उत्तर प्रदेश में गठबंधन मुलायम सिंह के साथ नहीं हो पाया, अकेले लड़ी। वो बीपी सिंह और चंद्रशेखर जैसे नेता के साथ, जिनके जरिए जनता दल के कुछ सहयोगियों की मदद मिल सके और डीएमके जैसे दल की मदद मिल सके, इस तरह से उसने सबको इकट्ठा किया। प्लस उन्होंने क्षेत्रीय जो मजबूत क्षत्रप थे, उनसे सोनिया गांधी का लगातार संपर्क रहा। उसी संपर्क का नतीजा था कि वाईएस राजशेखर रेड्डी, जो उस समय जो माना जाता था कि ये तो मैन ऑफ टेक्नोलॉजी है, चंद्रबाबू नायडू, इसको कौन हराएगा, उसको बुरी तरह हरा दिया था। तो कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने जिस तरह से किया, आज कांग्रेस नहीं करती, न गठबंधन बना पा रही है और न अपने दम पर उसने ऐसा किया है कि ठीक है बाकी बाद में देखेंगे। हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 150 सीट जीतेंगे। अगर कांग्रेस 100 से भी ऊपर सीट जीतती है तो वो कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, अभी जो स्थिति दिख रही है उसमें। सुमित सर, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी आखिर में लेंगे कि बात हो रही है गठबंधन में सब ठीक नहीं है, तो एक समाजवादी पार्टी तो पिछली बार बसपा के साथ समझौते में कम सीटों पर लड़ी थी, इस बार तो ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। फिर भी कैंडिडेट्स को लेकर के ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार तो कांग्रेस भी उनके साथ है, और ऐसे में मुरादाबाद या रामपुर की सीटों पर जो खींचतान हुई है वो, जबकि ये दो उनकी ऐसी सीटें हैं जहां पर वो जीत की उम्मीद करते होंगे, क्योंकि वहां पर एक ऐसा वोट बैंक है जो फिलहाल समाजवादी पार्टी के पक्ष वाला माना जा सकता है मौजूदा हाल को देखते हुए। इस पर क्या आपकी टिप्पणी? दो तीन चीजें स्पेसिफिकली, ये जो मामला है मुरादाबाद का और रामपुर का, पूर्णेंदु, ये सपा का इंटरनल मामला है, इसका अलायंस से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की वजह से दिक्कत नहीं हो रही है। ये सपा के अंदर जो टॉप दो चेहरे हैं, मतलब यादव परिवार के अलावा आजम खान, जो कि मुसलमानों के सबसे बड़े पैरोकार हैं, जिनकी वजह से फायदा भी मिलता है उनकी राजनीति की वजह से। पर ये दोनों सीटें, मुरादाबाद भी और रामपुर भी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करिएगा, ये बीजेपी के पास है आज की डेट में। मुरादाबाद से तो एसटी हसन खुद थे, हाँ। रामपुर बीजेपी है ना। तो अब इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति की है, जिसको आप पोलराइज्ड वे में राजनीति बोलते हैं, उसको बदलने की बीजेपी ने कोशिश की है। ये भरपूर कोशिश हुई समाजवादी पार्टी में कि इन दोनों सीटों पर, क्योंकि बीजेपी हिंदू को देने वाली है, तो हम भी हिंदू को लड़ा दें। यहां तक कि आजम खान ने तो कल जब परसों अखिलेश यादव जब मिलने गए उनसे, तो ये खबरें भी मीडिया में आई कि अखिलेश से आके तुम रामपुर से लड़ो। यह आजम खान की तरफ से मीडिया में छपा, मुझे नहीं पता बंद कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये बातें सामने आई कि अखिलेश से कहा कि तुम यहां से लड़ो, हम तुमको जिताएंगे। अखिलेश वहां से नहीं लड़े। तो मतलब ये आजम खान और यादव परिवार के बीच में जो तनातनी है या जो बीच में वन अपमेंटशिप है, मुझे ऐसा लगता है यहां बैठ के दूर से कि शायद ये उसकी तनातनी ज्यादा थी। एसटी हसन साहब, जिनको सिंबल दे दिया गया, जो सिटिंग एमपी थे मुरादाबाद के, जिन्होंने नामांकन भर दिया कल जाके, उनको अचानक आज वहां पे
महिला क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, रुचि वीरा पहुंचती हैं, प्रत्याशी बन जाती हैं, ऑफिशियल लेटर हेड पे जाती हैं और अपना काम कर लेती हैं, अपना नॉमिनेशन भर देती हैं। बेचारे एसटी हसन साहब का बयान आया कि मैं क्या बताऊं, पार्टी ने जो कहा मैं तो उसका सिपाही हूं, ये तो आपको जो पूछना है आजम खान साहब से, अखिलेश यादव से पूछिए। और मायूस सा चेहरा था, चेहरा उतर गया था, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो ये समाजवादी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है इन 2 सीटों को लेकर। मुझे नहीं पता कि बाकी, क्योंकि आजम खान भी पूरे यूपी में अपना प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो पश्चिमी यूपी की 2-4 सीटें हैं रामपुर के आसपास की, जहां वो अपने प्रभुत्व बना के रखना चाहते हैं कि मैं जिसको चाहूं उसको मिलना चाहिए। अब रुचि वीरा को क्यों दिया गया, रुचि वीरा का क्या इतिहास है, मेरे पास अभी सामान्य ज्ञान की कमी है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करना बाकी होगा, क्योंकि खबर हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके 1-2 घंटे पहले ही आई है, तो और पता लगेगा। लेकिन रुचि वीरा के बारे में पता है कि पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, और बसपा में भी रह चुकी हैं और सपा में भी रह चुकी हैं। एक आध चुनाव शायद लड़ी भी हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रही। पर मोटे तौर पर जो अपने रिपोर्टर से बात हुई थी, फौरी तौर पर उसने ये कहा कि आजम खान साहब की पसंद है वो। तो आजम खान ने अपनी पसंद मुरादाबाद में सिटिंग एमपी को हटाकर, अपने रिपोर्टर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, अपनी पसंद बनाने में कामयाब रहे। रामपुर में भी जो कैंडिडेट मिला है, मुझे नहीं पता किसका ऑफिशियली कंफर्मेशन हुआ है, दोनों मुस्लिम थे, दोनों ने पर्चा भरा हुआ था। किसका हुआ, के मौलवी साहब जो हैं उनका मस्जिद के दिल्ली वाले जो मौलवी साहब हैं, अच्छा ये खबर आई है। तो ये जो मौलवी साहब थे दिल्ली वाले, अखिलेश यादव की पसंद के थे, ये आजम खान की पसंद के नहीं थे। तो कहीं ना कहीं कुछ टसल है आपस में, आजम खान के बीच में और यादव परिवार के बीच में। राम गोपाल यादव का कोई इस पूरे मामले पे चुप्पी साध लेना, प्रोफेसर साहब का कुछ नहीं बोलना, या क्यों वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि रामगोपाल यादव का भी पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा दखल रहता है। पश्चिमी यूपी की सीटों पर वो बहुत दिलचस्पी भी लेते हैं और अपने लोगों को रखना भी चाहते हैं। अब ये अब 1-2 दिन में कहानी पूरी पता लगेगी। मैं एक चीज खाली जोड़ दूं, जब महिला आरक्षण हुआ था, तो जब आरक्षण के बाद पार्लियामेंट से बाहर निकले, तो ऐसे ही पत्रकारों से बातचीत में राम गोपाल यादव ने कहा कि अभी तो इन लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन जब हम इस बार आ रहे हैं यूपी में अच्छा खासा जीतेंगे, और तब हम लोग जब आएंगे सरकार बनेगी, उनका आशय था कि विपक्ष की जो सरकार बनेगी तो हम लोग ओबीसी और SC ST महिलाओं के लिए भी आरक्षण करते। तो वो जीत, मेरा ये कहने का आशय था कि वो जीत को लेकर मुतमईन उस समय दिख रहे थे। मैं बस एक छोटी सी इसमें जोड़ दूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के जुड़ जाने से मुझे कोई चमत्कारिक फर्क नहीं नजर आता है। बिहार में आता है अभी भी, कांग्रेस से नहीं, लालू और CPI कम्युनिस्टों के, कांग्रेस उसमें, क्योंकि कांग्रेस का कोई बेस ही नहीं बचा है, कांग्रेस का जो बेस वोट है वो खत्म हो गया। यूपी में अगर अखिलेश और कांग्रेस अगर दोस्ताना भी लड़ते तो वही बात होती। ये फर्क तब आता जब एन केन प्रकार किसी तरह कांग्रेस अपनी तरफ से पहल करके बसपा, सपा और कांग्रेस का बनता, तब शायद ये एक बहुत प्रभावशाली गठबंधन होगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल हम किसी और विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।